नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय श्री राम। जय, जय श्री राम। बाबा जी, ये तस्वीर सबको पहचानी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये तस्वीर आज की नहीं है, ये तस्वीर किसी और अवसर की है। लेकिन आज इस तस्वीर में दिख रहे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोग अलग-अलग जगहों पर लगभग एक ही समय थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक होके लखनऊ के लिए या दिल्ली के लिए, बाकी जगहों के लिए, आजमगढ़ हो चाहे संत कबीर नगर हो, सुल्तानपुर हो, ऐसे कई सारे जिलों को एक्सप्रेसवे का कनेक्टिविटी दे रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे थे। तो ठीक लगभग उसी समय बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप साहब 10,000 करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं बिहार में देते हुए पटना से गोरखपुर एक वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। कुल मिला के ये अवसर ये है कि एक तरफ केवल काम ही काम, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो सेंटर में या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो। खास उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, तो बट नेचुरल है कि एक बड़ा सैंपल साइज है, एक बड़ा उदाहरण है। उसके ठीक खिलाफ अगर देखा जाए तो इस देश का विपक्ष बाबा जी क्या कर रहा है? राहुल गांधी, थूको और भागो, झूठ बोलो, भागो, पकड़े जाओ तो माफी मांगो। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम सवाल उठाओ, ट्रम्प की तरफ से वकालत पर आओ। और कल तो जयराम रमेश ने हद कर दिया बाबा जी। जयराम रमेश ने 2025 का एक प्रेस रिलीज ट्रम्प का दिखा के ये कहा कि हमारे विदेश सचिव ने जो कुछ भी ट्रम्प और मोदी की 35 मिनट की बातचीत के बारे में देश को बताया, वो सब गलत था। और अभी वो ट्रम्प के प्रेस रिलीज को दिखा रहे थे। झूठ पकड़ा गया क्योंकि वो मोबाइल पर दिखा रहे थे और तब उन्होंने बाद में सॉरी सॉरी बोला। ये एक तरफ विकास की राजनीति, एक तरफ ग्रोथ की राजनीति, डेवलपमेंट की सकारात्मक राजनीति, भारतीयता की राजनीति, और दूसरी तरफ झूठ, पाखंड, छल फरेब की राजनीति। क्या ऐसे योगी और मोदी जैसे भारतीय जनता पार्टी की इस तमाम लीडरशिप, चाहे हेमंता हो, चाहे धामी हो, या तमाम डबल इंजन का कॉन्सेप्ट हो, ऐसे लड़ पाएगा विपक्ष? सर, विपक्ष जो राजनीति कर रहा है ना, वो टोटली नेगेटिव राजनीति कर रहा है। मैं आपने उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा एक नए एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की खबर के साथ आज के अपने हमारे इस डिस्कशन की शुरुआत की। मैं आपको पंजाब का किस्सा बता देता हूं। पंजाब में जितने प्रोजेक्ट हैं वो आपको मालूम है कि पंजाब में आके रुक जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो कटरा से लेके अमृतसर होते हुए जो दिल्ली वाला जो एक्सप्रेसवे है, वो दिल्ली और हरियाणा में पूरी तरह बन के तैयार है, बल्कि उस पर कब का उद्घाटन हो गया, कब का ट्रैफिक चल रहा है। अगर आप दिल्ली से चलिए, हरियाणा पूरा आइए, पंजाब के बॉर्डर पे आके वो एक्सप्रेसवे खत्म हो जाता है कि इसके आगे, अरे नहीं भैया, इसके आगे नहीं बना है। कब बनेगा पता नहीं। एक और एक्सप्रेसवे है, अमृतसर से जामनगर जाता है। उस पे अभी पीछे जब हम लोग महाराष्ट्र दौरे पे गए थे, तब हम लोग उससे फलोदी से चढ़े थे। जोधपुर के पास फलोदी है। आप विश्वास करेंगे, जोधपुर से हम लोग चले 6 घंटे में मंडी डबवाली आ गए, 6 घंटे में। और उसके बाद बोला नहीं जी, अब यहां से आगे पंजाब शुरू है, इसलिए जब तक राजस्थान हरियाणा में चले टॉप की सड़क, पंजाब में आते ही पंजाब के बॉर्डर पे खत्म। बोले इसके आगे नहीं बना है। क्यों सर? इसके आगे तो पंजाब में शुरू है। कल एक किसान नेता ने कह दिया कि हम जमीन नहीं देंगे। क्यों? जमीन साडी मां हुंदी है। ते ये तो सड़क इसलिए बनाई जा रही है कि पंजाब के संसाधनों को लूट के मोदी गुजरात ले जाएगा। वो जो सड़क है वो असल में राजकोट से अमृतसर है।
बोले पंजाब के संसाधन को लूट कर गुजरात ले जाने के लिए अडानी के लिए सड़क बनाई जा रही है, हम जमीन नहीं देंगे। तो ये है आपके विपक्ष की राजनीति। ये राजनीति यहां कर कौन रहा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और आगे सुनिए, पंजाब में ये हाल है कि आपको तो पता है कि पंजाब में सारी दुनिया में जमीन का रेट बढ़ रहा था, पंजाब में रोज कम होता था। तो हमने सोचा यार हम भी ले लेते हैं 1 एकड़ जमीन पंजाब में, हमारे पास भी कहने को हो जाएगा हमारी भी जमीन है खेती की। तो सर 20 से 25 लाख का रेट था, हमने सोच रहे थे कि अब रेट कम होगा। पंजाब में किस अफवाह फैल गई कि पंजाब में भी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है। सर रातों रात पंजाब की जमीनों के रेट दुगने हो गए। सिर्फ बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसकी अफवाह मात्र से जमीनों के रेट दुगने हो गए। इसे ये कहते हैं, ये होती है विकास का पहिया। सर बुलेट ट्रेन आ रही है, ऐसे 1000 प्रोजेक्ट यूपी में चल रहे हैं। मतलब यूपी में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होता है, हम लोग को तो हवा भी नहीं लगती यहाँ पे पंजाब में। इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की राजनीति, कि विकास का पहिया है, इतनी तेजी से घूम रहा है कि लोगों को हवा नहीं लगती, तब तक एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है। मैंने सुना है इस वक्त 12 एक्सप्रेसवेज नए हैं जिन पे काम चल रहा है या कंप्लीट होने वाला है या प्लानिंग स्टेज में। 12 नए। तो सर बात यह ना कि मोदी और योगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, और राहुल गांधी जैसे लोग उस विकास के पहिए पे चपे हुए हैं, क्या ब्रेक लगा के हम इसको जाम करेंगे, हम नहीं घूमने देंगे। तो ये तो सुपारी लेके आए ना, देश के विकास को रोकने की सुपारी ली है। मैं आरोप लगाता हूं, सुपारी ली है राहुल गांधी ने कि देश के विकास को किसी भी कीमत पर रोक के रहेंगे। जी बिल्कुल बाबा जी, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, केवल और केवल एक्सप्रेसवे का। उत्तर प्रदेश में इस समय जो संचालित हैं, जो ऑपरेशनल हैं, आज लिंक एक्सप्रेसवे को लेके कुल 7 लिंक टोटल एक्सप्रेसवे हैं। और आज की स्थिति ये थी, आज के पहले की बता रहा हूं, पूरे देश में अगर 10 किलोमीटर आप एक्सप्रेसवे पे चलेंगे तो उसमें से 6 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है अकेले। अगर इसको परसेंटेज में मैं बताऊं आपको, तो पूरे देश में जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, आज के पहले 38% एक्सप्रेसवे अकेले उत्तर प्रदेश में थे। आज ये जो उद्घाटन हुआ है उसके बाद 42% हो गया। और गंगा एक्सप्रेसवे जो कि निर्माणाधीन है, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, पूरे देश के एक्सप्रेसवे में हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की 62% हो जाएगी। सर ये अकेले एक्सप्रेसवे का मामला है, तो ये फैक्ट है। जी सर। और सर एक्सप्रेसवे बन जाने से, सड़क अच्छी बन जाने से राष्ट्र का विकास कैसे होता है, ये तो किसी से छुपा नहीं। अमेरिका का वो जुमला याद है ना आपको, वो कहते थे कि अमेरिका विकसित है इसलिए वहां की सड़कें अच्छी हैं। ऐसी बात नहीं है, चूंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका विकसित है। तो सर इस खूबी को कि अच्छा, दूसरी एक चीज, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी किस्म के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो होती है लॉ एंड ऑर्डर। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सर योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी की तो कसमें खाई जाती। आज सर आपको जान के आश्चर्य होगा कि पंजाब में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, समानांतर गुंडों की पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है और सरकारें एकदम लाचार हैं। उधर आप यूपी में चले जाइए, हर आदमी यही कहता है
या अगर यूपी में होते तो अब तक तो योगी जी की पुलिस ने, योगी जी की सरकार ने ऐसा कर दिया होता। तो सर अच्छा, ये भाजपा शासित आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, मतलब ये एक गारंटी हो गई है कि जैसे ही किसी राज्य में भाजपा की सरकार आती है, गुंडे रातों रात इलाका छोड़ के भाग जाते हैं, फरारी काटने कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब भाजपा का एक मुख्यमंत्री आ गया है, अब हमारी खैर नहीं, अब हमारी दाल नहीं गलेगी। सर बात पता है क्या है कि अच्छा, जो मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर देता है वो रातों रात लोकप्रिय हो जाता है। ये बात गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों को समझ में क्यों नहीं आती? पता है क्यों? क्योंकि उनका जो वोट है ना सर, वो अराजक पसंद होता है, अराजकता पसंद होता है। वो अराजकता, लॉलेसनेस में ही फलता फूलता है। यदि गैर भाजपा मुख्यमंत्री अपने राज्यों में अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को टाइट कर दे तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। आप बंगाल में देख लीजिए, आज ममता बनर्जी टाइट कर दें, मुसलमान नाराज हो जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव के आते ही उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। क्यों? गुंडागर्दी करता कौन है? भाई जॉन्स और अखिलेश जी के बिरादर लोग। तो वो उनका तो उनका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही अराजकता पे टिका हुआ है। बाबा जी, आपने अखिलेश यादव का याद दिलाया उत्तर प्रदेश में, तो बिहार का एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है। हाँ। पिछले चुनाव में बिहार में जब शुरुआती नतीजे आने शुरू हुए तो ऐसा लगा कि वहां पर आरजेडी की सरकार बन रही है, या ऐसी सरकार है कि आरजेडी सत्ता में वापस आ रही है। और शुरुआती कुछ घंटों में ही पटना में उत्पात शुरू हो गया था। वो तो भला हो, जैसे जैसे इलेक्शन रिजल्ट आते गए पता चला नहीं तो ये सारे गुंडे मवाली जो है वापस दुबक लिए। तो ये हाल है सर, और यही माहौल उत्तर प्रदेश में भी है निश्चित। सर ये हर गैर भाजपा शासित प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक अराजकता और लॉलेसनेस, गुंडागर्दी को पसंद करता है। यदि आप गुंडागर्दी दूर करेंगे तो उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल। सर अच्छा, दूसरी बात है उद्योगपति को, काम करने वाले लोगों को, जो है उनको क्या चाहिए? उनको तो भैया सुख शांति चाहिए, इसलिए वो भाजपा को पसंद करता है। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, एक चीज आपने खास तौर पर देखा होगा, और ये सवाल ज्यादातर जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उसी खेमे हैं। मैं कहते नहीं है, चलिए आप हैं भी, लेकिन कई बार जब वो नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं कि साहब ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। जैसे बिहार के ही कई सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो मैं उनसे एक सवाल पूछता था कि भाई ये डबल इंजन का कॉन्सेप्ट आप क्यों नहीं समझ में आता बिहार को? 2014 में लोकसभा में भर भर के आपने मोदी को वोट दे दिया, आपने 19 में दे दिया, आपने 24 में जब यूपी ने एक तरह से झटका दिया मोदी को, लेकिन बिहार वहीं पर फिर भर भर के वोट दिया। लेकिन जब विधानसभा का मामला आता है तो आपको डबल इंजन क्यों नहीं समझ में आता? राष्ट्रवादी भी कई बार ये कहते हैं कि साहब ऐसे क्या मजबूरी है कि जब बीजेपी की सरकार दोनों जगह रहेगी तभी काम होगा? क्या ये अब लगातार, चाहे असम हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश तो है ही, डबल इंजन का कॉन्सेप्ट क्या वाकई काम करने के लिहाज से प्रमाणित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? सर एक बात बताऊं मैं आपको, काम चाहिए किसे? विकास से चुनाव नहीं जीते जाते सर। ये मोदी जी को भी ये बात अच्छी तरह पता है और योगी जी को भी पता है। मैं उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण देता हूं। सैदपुर के विधायक थे अपने, वो बाद में जो एचआरडी मिनिस्टर भी बने, अभी भी हैं शायद, चंदौली से फिर बाद में सांसद हुए,
उनका नाम देखिए, उन्होंने पांडे जी है ना? हाँ हाँ हाँ, देखिए नाम पता नहीं अब, काफी सीनियर है। हाँ हाँ, जुबान पे नाम नहीं आ रहा है नाम मुझे भी नहीं ध्यान है। सर। उन्होंने डॉक्टर शायद महेंद्र पांडे, डॉक्टर महेंद्र महेंद्र नाथ पांडे। पांडे, महेंद्र नाथ जी पांडे जी। सैदपुर के विधायक रहे सर। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र विकास अपने सैदपुर में इतना काम किया, इतना डेवलपमेंट किया, इतना, लोग कहते हैं, लोग गुमशुदगी के पोस्टर लगाते हैं विधायक के, सांसद के। हमारा विधायक दिन रात विधानसभा में ही पड़ा रहता था। रात को 2-2 बजे तक लोगों के दरवाजे पे, 2 बजे। मैं कहा कि भैया महेंद्र नाथ कहा, मैंने कैसे कहा बोलो, बोलो अरे भैया कार्यक्रम रहा महेंद्र पांडे का। मैंने कहा तब, बोला भैया रात में 9 बजे का कार्यक्रम रहा, 2 बजे आई न पर आई न। मैंने कहा 2 बजे क्षेत्र में घूमा था अगला। सर वो जब चुनाव आया तो उन्होंने अपने विकास कार्यों की एक सूची बनाई और उसके होर्डिंग लगवाने शुरू किए। सर पता है होर्डिंग कितना बड़ा था? एकदम किंग साइज होर्डिंग था, उस पे 400 से ज्यादा विकास कार्य गिनवाते थे। जब चुनाव हुआ तो पता है चौथा नंबर पे आए थे, चौथा नंबर पे महेंद्र पांडे विधानसभा चुनाव में चौथा नंबर पे आए सैदपुर में। तो विकास चाहे जितना कर दीजिए सर, विकास से यूपी बिहार में आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए अन्य जो फैक्टर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका स्वजातीय होना, आप कितना वोट खरीद सकते। अच्छा जीता कौन था? महेंद्र पांडे तो चलो हार गए, जीता कौन था? एक टेलीकॉम का ठेकेदार जिसने हराम का पैसा कमाया था बहुत ज्यादा। अब उसके मन में महत्वाकांक्षा जागी कि अब मैं नेतागिरी करूंगा, तो जाया सीधे बहन जी को 2 करोड़। बहन जी ने टिकट दे दिया, जात का यादव था, बसपा से टिकट पा गया। अब आगे सुनिए, तो पूरे इलाके के हर यादव प्रधान को 50,000 रुपया उस जमाने में, फिर उसने कैंपेन शुरू किया। अहिरों का वोट ऐसे मिल गया, बसपा का तो वोटर बंधुआ होता है, तो बहन जी का वोट तो मिल रहा था, चुनाव जीत गया, बहन जी की सरकार बनी। आपको मालूम है बहन जी के बाद शपथ किसने ली थी? सबसे पहली शपथ, पहली बार जो आदमी जिंदगी में विधायक बना है, कैबिनेट मंत्री बनाया था बहन जी ने। सर ये है पब्लिक का विकास के प्रति रुझान। पब्लिक को विकास से मतलब ही नहीं है उत्तर प्रदेश और बिहार के। विकास मैटर नहीं करता सर। लेकिन ये आज से, हालांकि ये बात आज से 20 साल पुरानी है। मैं इसीलिए आपको टोक रहा था कि 2014 के बाद क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस देश में राजनीति का जो टेस्ट है, और राजनीति करने वाले का भी और उस राजनीतिक पार्टी को चुनने वाले का भी, यानी वोटर के एंड पर भी, यही 20 साल पहले की बात है कि जिस विधायक के पीछे 10 ठो बंदूक नाल न चले तो उसको अच्छा विधायक नहीं, अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं माना जाता था। आज जो है जिसके पीछे अगर बंदूक है तो लोग गालियां देते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वाकई ये कल्चर बदला है? और उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं इस देश में। 32 साल के बाद योगी आदित्यनाथ 17 के बाद जो है 22 में फिर अपनी सरकार बना रहे हैं। फिर काम आधार तो बन रहा है सर। पर ठीक है, प्रायोरिटी है काम, विकास भी एक प्रायोरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर एक प्रायोरिटी है, पर जातिवाद ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी। अपने स्वजातियों को वोट देना हम हिंदुस्तानियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा की लीडरशिप का जो सबसे बड़ा गुण है कि उसने वोट लेने के लिए जितने फैक्टर्स होते हैं सब पे काम करना शुरू किया। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में जातीय राजनीति में भी भाजपा अव्वल है। जो सोशल इंजीनियरिंग वाली पॉलिटिक्स थी
उसमें भी भाजपा ने इन जातिवादियों को पछाड़ दिया है। अखिलेश और तेजस्वी, मुलायम और लालू जैसी पार्टियों को भी भाजपा ने जातीय पॉलिटिक्स में हराया है। कांग्रेस को भी जातीय पॉलिटिक्स में हराया। कांग्रेस अगर सांप्रदायिकता की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, अगर मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर भारत में सत्ता हासिल करने का जो सपना देखती थी, तो भाजपा ने मुस्लिम तुष्टीकरण की और मुस्लिम पोलराइजेशन के जवाब में हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। तुम आओ, तुम करो। अच्छा, भाजपा ने तो बल्कि ऐसा कर दिया कि आओ बेटा, तुमको 15% तक हम सीमित कर देंगे, आओ तुम 15% की पॉलिटिक्स करो, हम 85 की करेंगे। तो ये बात तो सही है कि उनको 15% पे समेट दिया, और यही वजह है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम और पूरा विपक्ष राजनीति के नाम पर, विरोध की राजनीति के नाम पर उल जलूल हरकतें कर रहा है। अच्छा सर, एक अंतिम चलते चलते सवाल, हालांकि अब दर्शक भी ऊब चुके हैं इस सवाल से, लेकिन क्या किया जाए, जब हरकतें बंद ना हो तो सवाल तो पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी या कांग्रेस को क्या ये समझ में बात नहीं आ रही है कि इस देश के मतदाता की प्रायोरिटी बदल गई है? हालांकि आपने कहा कि उनका वोट बैंक ही वही है, और फिर आपने उसको और मजबूत कर दिया 15% की पॉलिटिक्स। क्या उनको अब विपक्ष में ही रह के इसी तरह की उलझुल हरकतें करना? ऐसे तो सत्ता में आ नहीं सकते, वो कभी लड़ तो नहीं पाएंगे ऐसे राजनीतिक फ्रंट पर मोदी से, योगी से, और चाहे असम में ले लीजिए हेमंता से, धामी से, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, ऐसे कैसे? क्या इनको समझ में नहीं आता या जानबूझ के कर रहे हैं? नहीं सर, वो उनको लगता था कि डीप स्टेट उनकी हाँ। मदद के लिए आएगा, और डीप स्टेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। डीप स्टेट के जो सर हाथ पैर है ना, वो ज्यादा लंबे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और डीप स्टेट अलग तरीके से भारतीय चुनाव को जो प्रभावित करने की कोशिश की है डीप स्टेट ने, तो वो डीप स्टेट पे कुछ ज्यादा भरोसा कर गए थे, मुझे ऐसा लगता है। और मोदी का रणनीतिक राजनीतिक कौशल था कि उन्होंने डीप स्टेट को की दाल नहीं गलने दी भारत में। नहीं तो इन्होंने तो सर मंसूबा तो पूरा बना लिया था, ये तो मानना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो है अरे तो सर, बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश दोहराने की, देश में आग लगाने की, सड़क पे माचिस की तीली फेंकने की इंतजाम तो कर ही लिया था। तो ये एक फैक्टर है कि ये बाहरी ताकतों की मदद से यहाँ पर रिजीम चेंज का जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, और बहुत जगह सफल हुआ है। राहुल गांधी उसी पे डिपेंड ज्यादा करने लग गए थे। आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ एक महीने में, 1-2 महीने में राहुल गांधी की रणनीति में कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा है पिछले 15-20 दिनों से आपको? जैसे 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 उन्होंने एक चीज देखी कि नरेंद्र सरेंडर वाला जो उनका जुमला था, वो बुमरैंग कर गया, बैकफायर किया। उससे बहुत बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देश में हुई। उनको लगा कि ये तो गलती हो गई हमसे। तब से राहुल गांधी एकदम शांत है। हाँ, अब मुझे ध्यान आ रहा है सर, अगर मैं डॉट जोड़ रहा हूं जिस तरफ आपने ध्यान दिलाया, इधर राहुल गांधी इमेज बिल्डिंग कैंपेन एक ये उनका चल रहा है। कभी वो बच्चों से खाने की टेबल पर बात करते हैं, कभी मतलब कहते हैं आर्ट्स का स्टूडेंट होने के बाद कहते हैं हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। तो ये एक नया उनके अंदर दिखाई तो दे रहा है। कुल मिला के कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, और स्थिति यह है कि उनका मुकाबला ऐसे लोगों से पड़ा है जहां पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरे 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंता हैं। एक पूरी सेकंड टियर तैयार खड़ी हुई है जो काम कर रही है, और काम के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर जैसा आपने गिनवाया, उसी के साथ साथ जो भारत प्रथम की राजनीति है, और एक चीज और सर, सनातन जो कि भारत की पहचान है, उसको आगे एनरिच करने वाली जो राजनीति है, ये कम से कम वो फील्ड है जिस पर खेलना कांग्रेसी इकोसिस्टम को आता नहीं। बाबा सर जी, उसमें जी, एक जी। बात, एक मिनट, वीडियो लंबी हो जाएगी। सर कोई नहीं। उनको बड़ा भरोसा था कि जब कभी मौका आएगा तो भारत का मुसलमान जो है सड़क पे उतर के देश के खिलाफ अराजकता फैलाने के लिए सड़कों पे उतर जाएगा और विद्रोह कर देगा।
सर वहां से भी मुझे लगता है उनको निराशा मिली है, उनका वो मंसूबा भी कामयाब नहीं हुआ। और जब उनको उनको आशा थी कि वक्फ के मुद्दे पर, ऐसे मुद्दों पर मुसलमान बहुत भारी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे, कोई नहीं आया, एक सिंगल आदमी नहीं आया सर, पूरे देश में कहीं नहीं आया। कहीं नहीं आया। और एक चीज और सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखिए भीड़ तो जब भी इस देश में उतारनी है कांग्रेस को, कांग्रेसी इकोसिस्टम को, तो भाईजान ही आएंगे, और भाईजान निकले नहीं। शायद ये भी वजह हो सकती है कि डीप स्टेट ने हाथ खींच लिया कि ले भैया तू भीड़ ही नहीं उतार पाया। वहां से राहुल गांधी को और डीप स्टेट को अपनी स्ट्रेटेजी को रीवर्क करने की जरूरत समझ में आई कि नहीं, यू कैन नॉट रेप्लिकेट बांग्लादेश इन इंडिया। बांग्लादेश, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी संभवतः आप देखिए लाइन ऑर्डर से ही जुड़ा हुआ मामला है, और यहाँ पर डबल इंजन की जो एक थ्योरी है वो काम करते हुए दिखाई दे देती है, इसलिए क्योंकि उदाहरण ये भी है कि जब कहीं नहीं उतरा मजहबी, तो फिर वो वेस्ट बंगाल में उतरता दिखाई दिया, चाहे वो वक्फ का मामला हो और चाहे बिना वक्फ का कोई भी मामला हो। तो इसलिए डबल इंजन का कॉन्सेप्ट तो अब मुझे लगता है कि एक राजनीतिक फिलॉसफी बन रही है। सर उसमें एक और मास्टर स्ट्रोक मैं मानता हूं, ओवैसी को इंडियन डेलीगेशन में भेज के और ओवैसी को रिप्रेजेंटेटिव बना देना, और देश का मुसलमान वैसे भी तो ओवैसी से रिलेट करता है ना। आप देखिए कि जहां जहां मेजॉरिटी है इनकी, वहां वो कभी भी कांग्रेस को या किसी अन्य पार्टी को नहीं, अपनी पार्टी को वोट देते हैं। आखिर वो किशनगंज की 5 सीटें देख लीजिए, बिल्कुल सर, या महाराष्ट्र की वो सीटें जहां मुस्लिम बाहुल्य है, वहां एमएम की परफॉर्मेंस देख लीजिए, और ओवैसी को ही फेस बना देना, ये मोदी का सर बहुत अच्छा, ये इट वाज मतलब एक्सीलेंट स्ट्रेटजी। बिल्कुल सर। और इसीलिए मैंने तो कई बार ये तक कहा है कि ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम भारत के मुसलमानों के मुंह पर कालिख लगने से बचा दिया, क्योंकि ओवैसी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही एक फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं और दूसरा स्टैंड लिया है निश्चित तौर पर, और कुल मिला के सर ये सकारात्मक है। इस 25-30 करोड़ आबादी को रहना तो भारत में ही है, तो अगर अच्छे से रहें तो मुझे लगता है कि बेहतर है। बाबा जी, समग्र रूप से राष्ट्रवादी राजनीति, विकास की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति, योगी आदित्यनाथ की राजनीति, उनकी पूरी टीम की राजनीति, यानी कुल मिला के राजनीति की नई शैली जो डबल इंजन की सरकार है, वो थियरी के सामने जो विपक्ष है वो कहां पर ठहरा हुआ नजर आता है। इस पर आपने बड़ा विस्तृत प्रकाश डाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, और हाँ, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को अगर नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। बाबा जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम।